हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की कुछ बेसिक डिटेल्स स्टडी करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द चेंजेस इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में दो टाइप के चेंजेस आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज़ द केमिकल चेंज। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चेंज फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। अब फिज़िकल से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसी चेंज जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाए या फिर उसका शेप चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस ही कंसिडर करें तो अगर हमारी आइस जो है पिघल रही है, बर्फ़ अगर पिघल रही है तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है। मतलब कि जो बर्फ़ है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम किसी आइस को किसी कंटेनर में रख दें एज इट इज़, उस पर कोई भी हम टेम्परेचर उसे अब डिक्रीज़ नहीं किया, उसका मतलब फ्रीज़र में नहीं है वो, हमने उसे बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे। अब क्योंकि वो आइस जो है वो रूम टेम्परेचर पे है तो उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस के दौरान आप ये देख सकते हो कि उसका जो आइस का शेप है वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चेंजेस आएंगे, दैट इज़ चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन शेप। तो मेल्टिंग ऑफ आइस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक फ़िज़िकल चेंज है, क्योंकि फ़िज़िकल चेंज में हमारे पास दो चेंजेस आएंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द चेंज इन स्टेट एंड सेकेंड वन इज़ द चेंज इन शेप। और फिज़िकल चेंज की एक और प्रॉपर्टी है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब अगर हम आइस को मेल्ट करवा रहे हैं पानी में तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम पानी को फिर से आइस भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो इस फिज़िकल चेंज में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल, जो बेसिक एग्जांपल है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस को हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी पानी को हम आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब सेकेंड जो चेंज है वो है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है किसी भी सब्सटेंस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कंसिडर करें बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, अगर हम कुछ लकड़ी लें, उसे हम जला दें। ठीक है, तो जब लकड़ी हमने जलाई उसके बाद हमारे पास एशेज़ आएंगे। ठीक है, हमारे पास जो रेजिड्यू लास्ट में बनेगा उसे हम वापस वुड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अगर हमने वुड को बर्न किया तो जो भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जो एशेज़ हमें मिलेंगे, उनसे हम वापस वुड नहीं बना सकते। मतलब उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई। ठीक है, जबकि फिज़िकल चेंजेस में क्या था कि उनका स्टेट चेंज हो रहा था, शेप चेंज हो रहा था, लेकिन हम फिर से उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते थे, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि केमिकल चेंज में जो कॉम्पोजिशन होती है, जो भी केमिकल फॉर्मूलाज होंगे हमारे, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड। अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो वापस से हमारे पास लकड़ी हमें नहीं मिलती, तो ये एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में कोई भी केमिकल चेंज आ सकता है, और इस प्रोसेस में हमारे पास या तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी या फिर एनर्जी की एमिशन होगी। तो इसे हमें केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मेन क्या चीज़ है कि कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं उनमें केमिकल चेंज आएगा, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी, और इस प्रोसेस में या तो एनर्जी की एमिशन होगी या फिर एब्जॉर्प्शन होगी। और इस प्रोसेस में मेनली होता क्या है कि जो रिएक्टेंट्स हैं
वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, एक या एक से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें एक फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन होगा और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास एक नया सब्सटेंस आएगा, ठीक है, रिएक्शन के बाद, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स होंगे, क्योंकि वही तो है वो जो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे और इन रिएक्टेंट्स के रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट हमें, नया प्रोडक्ट मिलेगा, नया सब्सटेंस जो हमें मिलेगा, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें वाटर देते हैं जो कि एक प्रोडक्ट होगा। देन ये तो है सिंपल केमिकल रिएक्शंस जो हम केमिकल्स के साथ लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट के साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट हमारी डेली लाइफ में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम दूध से दही बनाते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से जो मिल्क है उससे हमें कर्ड मिल जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारी कोई भी अगर आयरन रॉड अगर हम कंसिडर करें उसमें जंग लग जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होगा। वहाँ पे क्या होता है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें आयरन ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो ये हमारे कुछ डेली लाइफ के केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। देन जो मेन चीज़ हमें केमिकल रिएक्शंस में नोट करने को मिलेगी वो ये है कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो डिक्रीज़ होते रहेंगे और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एग्ज़ाम्पल लें, हम कंसिडर करते हैं कि एक कंटेनर में हमने 5 हाइड्रोजन डाल दिए और हमने 5 ऑक्सीजन डाल दिए। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स हमने डाल दिए। अब क्योंकि हमें वाटर बनाना है और वाटर का फॉर्मूला हमें पता है कि H2O है, तो वाटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेंगे, 1 ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा H2O, मतलब कि यहाँ कंटेनर से ये 2 ख़त्म हो जाएंगे। देन फर्दर हम 2 हाइड्रोजन लेंगे, 1 ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारे पास एक और H2O आ जाएगा और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारे यहाँ पे कंटेनर में रिएक्टेंट्स थे उनकी अमाउंट कम होती जा रही है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम होंगे, जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट्स हमारे कम होते जाएंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ हमारे केमिकल रिएक्शंस में फॉलो होती है। देन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस के। दैट इज़ कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो उसमें कलर चेंज आ जाएगा हमारे सब्सटेंस में, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, या फिर गैस प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर स्टेट चेंज हो सकता है सब्सटेंसेस का, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इन जो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर फीचर्स जो हैं केमिकल रिएक्शंस के, उनको हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे कि चेंज इन कलर। अगर हम अज्यूम करें, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लें जो कि पर्पल कलर का होता है, उसमें अगर हम लेमन डाल दें, दैट इज़ विच इज़ द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, मतलब अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डाल दें तो हमारे पास एक कलरलेस सॉल्यूशन आएगा।
जबकि जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। और इसमें सिट्रिक एसिड डालने के वजह से जो हमारे पास न्यू सॉल्यूशन आएगा वो एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें चेंज इन कलर आ गया। ठीक है, जो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन हुआ कि जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया था वो पर्पल से कलरलेस हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे कि एक ऐसा फीचर है जिसमें चेंज इन कलर है, मतलब कलर चेंज हो गया हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट का। देन अगर हम देखें चेंज इन स्टेट है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो गया, या फिर जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस ही ले लें कि पहले अगर आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है, अगर उसको हम मेल्ट करवाएंगे, टेम्परेचर दिया आइस को, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है। सिमिलरली अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करें तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगा, मतलब ये ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो गया। देन थर्ड वन इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होंगे जिनकी वजह से या तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी या फिर हीट ली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लें, दैट इज़ जो चूना होता है वाइट कलर का, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिला दें तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आएगा और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्शन मिक्सचर है वो गर्म हो जाएगा। हमने सिंपली क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, उसमें हमने अगर पानी मिला दिया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आएगा जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब रिएक्शन मिक्सचर जो है वो हॉट होगा। और इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है। हमें कैसे पता कि हीट प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो गर्म होगा। ठीक है, अगर वो गर्म है मतलब कि वो हीट को रिलीज़ कर रहा है जिसकी वजह से हमें वो हॉट लग रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था इनिशियली, बट उसको पानी में रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड। हम उसे हॉटनेस उसकी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया है हमने, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। देन द फोर्थ वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जहाँ पे प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि उस सॉल्यूशन में अलग ही हमें दिख जाएगा। ठीक है, अगर हमने सपोज़ करते हैं कि एक बीकर में हमने कोई कुछ रिएक्शंस करवाए और हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। ठीक है, मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा जो कि उस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व नहीं होगा बट अलग लेयर बना देगा, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाएं, ठीक है, एक हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया, एक हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली जो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है वो कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, बट इन दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा और जो प्रोडक्ट है वो होगा लेड आयोडाइड का। ठीक है, ये दो हमने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करवाए और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा लेड आयोडाइड का। देन हमारे पास जो फिफ्थ फीचर है केमिकल रिएक्शन का वो ये है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड आएगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर भी मिलेगा।
इसका केमिकल इक्वेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिलेगा और CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। ये CO2 गैस से हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस हमारे पास वाटर भी मिलेगा। तो यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन में ये जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, इन दोनों रिएक्टेंट्स का रिएक्शन जो हुआ है ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइप के हमने फीचर्स देख लिए हैं कि अगर ये पता करना हो कि रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है, वो हमने देख लिया है कि या तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकती है, या फिर गैस प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर किसी भी जो सब्सटेंस है उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, या फिर जो प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं केमिकल रिएक्शन के। आई होप आपको ये सारा समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।